गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग फिर से चैप्टर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो स्टडी करने के लिए रेडी हैं। इससे पहले बेटा हम लोगों ने प्लांट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिसीज़ थी उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस डिसीजेस थी। अब हम लोग बेटा फूड पॉइजनिंग जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेडी हो जाइए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम आपको बताने से पहले फूड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ी सी बता दें कि आखिर फूड पॉइजनिंग होती क्या है। तो आप जब भी कभी भी आपने देखा होगा कि आप कभी भी बाहर का कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लेते हो, खाने के बाद आपको बहुत टेस्टी लगा, मज़ा भी आया, फिर आप घर आए, अचानक से आपको वॉमिटिंग होने लगी या स्टमक पेन होने लगा, है ना, कुछ ऐसा अजीब सा फील होने लगा, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, यही बेटा आपकी कहलाती है फूड पॉइजनिंग। यानी कि जो भी फूड आपने ईट किया है, जो आपकी बॉडी में इंटर किया है, वो फूड रियल में स्पॉइल्ड था। यानी कि उस फूड में बैक्टीरिया का, फंगस का अटैक हुआ था। ठीक है, वो फूड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया था। ठीक है, जिस वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो और आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको काफ़ी सीरियस लेना है। तो फूड पॉइजनिंग वही होती है, यानी जो फूड के स्पॉइल्ड हो जाने से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो मेनली हम लोग तो जो भी उल्टा सीधा खा लेते हैं या ख़राब फूड, जो इस फूड स्पॉइल्ड है, हमें नहीं समझ में आया, हमने उसको ईट कर लिया, बट जैसे ही वो हमारे बॉडी में गया तो उसमें इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंस रहते हैं, और वो हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यही बेटा आपका है फूड पॉइजनिंग। तो सबसे बड़ी बात यही है कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शंस ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो भी आपका फूड स्पॉइल्ड होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है, इसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी फूड आपका स्पॉइल्ड होता है उसमें बैक्टीरिया, फंगस का जो अटैक होता है, वो उसमें बहुत सारे बेटा जो पॉइजनस यानी टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो उसमें रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो फूड टॉक्सिक हो जाता है। और वही टॉक्सिक फूड अगर वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो वो आपको डिसीज़ प्रोवाइड कर सकता है। मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ठीक है, और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इन फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फूड को क्या रखना है बेटा? प्रिजर्व रखना है। ठीक है, फ्रेश रखना है। ठीक है, जिससे कि वो स्पॉइल होने से बचा रहे और हम बीमार होने से बचे रहें। तो सबसे पहले हम लोग बेटा ये पढ़ना है कि जो फूड प्रिजर्वेशन, तो पहला टॉपिक जो है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड को किस तरह से हम लोग प्रिजर्व करें, ठीक है, यानी स्पॉइल्ड होने से बचाएं। भाई अगर हम लोग स्पॉइल्ड होने से बचाएंगे तब तो हम बच पाएंगे। तो हमें फूड को स्पॉइल्ड होने से ही रोकना है, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि बेटा चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग जो फूड को, ग्रेन्स को जो स्टोर कर रहे थे, उसमें पेस्ट से, इंसेक्ट से स्टोर करने के लिए हम लोग, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, स्टोर, ठीक है, प्रिजर्व रख सकते हैं, एक्सपायर्ड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये पता होना चाहिए कि कैसे पता, भाई फूड को प्रिजर्व हम रखेंगे तो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि फूड ख़राब हो गया। तो आपको पता हो कि जो भी फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, ठीक है, वो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से होता है। और फूड स्पॉइल्ड होना कैसे पता लगा पाओगे? उसकी जो स्मेल होती है, बैड स्मेल हो जाती है, एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। उसका बेटा स्मेल तो बैड हो ही जाती है, उसका टेस्ट भी बैड होता है और कलर भी चेंज हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि फूड स्पॉइल हो गया। तो ऐसे फूड को हम लोग को प्रिजर्व करना है। कौन कौन से मेथड्स हैं? तो सबसे पहला मेथड है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में बेटा याद रखिएगा, जो प्रिजर्वेशन हम लोग केमिकल मेथड के थ्रू करते हैं, तो बस आपको कोई दो केमिकल्स के नेम याद रखने हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला केमिकल है सोडियम बेंजोएट एंड सेकेंड केमिकल है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
ये दो केमिकल, देखो बेटा इसमें सॉल्ट की बात की गई है, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल की, तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट्स में इन दोनों का जिक्र किया गया है, तो मैं अगर इसमें बता दूंगा तो आगे आने वाले पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर इसमें केमिकल मेथड की बात की गई है तो हालांकि सॉल्ट भी एक केमिकल है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl है इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है। बट हम इसमें मेनली जो केमिकल की बात करते हैं जो फूड को स्टोर करता है, उस केमिकल का नाम है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक। ये दो केमिकल याद रखिएगा जिसकी वजह से हम लोग फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कॉमन सॉल्ट। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, जो आप लोग नमक खाते हो वही है कॉमन सॉल्ट। फार्मूला लिख लीजिएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NaCl और इसका कॉमन नेम है यानी केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और कॉमन नेम इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बेटा हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं, आपने देखा होगा कि कॉमन सॉल्ट जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है, इनके ऊपर हम लोग ड्राई सॉल्ट की कवरिंग कर देते हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इनमें अटैक नहीं कर पाते हैं, अपने खुद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रिजर्व रहता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा पिकल वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आंवला हो गया, रॉ मैंगो हो गया, टेमरिंड वगैरह हो गया, ये भी सब प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। पिकल वगैरह भी हमारा लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, तो आपको पता है वो कैसे चलता है, क्योंकि उसमें हम लोग सी सॉल्ट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है शुगर। आपने देखा होगा जैम, जेली, ठीक है, ये सारे इनमें शुगर यूज़ होता है। तो शुगर होने की वजह से भी आपका जो फूड होता है वो स्पॉइल होने से बच जाता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग शुगर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल बाई वेजिटेबल ऑयल की बात की जा रही है। अब जैसे कि पिकल वगैरह होता है तो उसमें देखते हैं सॉल्ट भी डलता है, ऑयल भी, वेजिटेबल ऑयल भी डलता है, विनेगर भी। विनेगर होता है बेटा जैसे चाउमीन में देखा होगा ट्रांसपेरेंट कलर का होता है विनेगर, ठीक है, वो बेटा एसिड होता है जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, है ना, तो वही विनेगर होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस जो फूड को प्रिजर्वेशन में हम लोग ऑयल और विनेगर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट्स, इन सब में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बेटा, अब या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो तो वो प्रिजर्व हो जाएगा, या टेम्परेचर सडनली डिक्रीज़ कर दो तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सी बात है कि बेटा हर एक एनिमल हो, प्लांट हो, सबकी एक सर्वाइवल कंडीशन होती है, एक जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। तो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सर्वाइव कर पाता है ये सबका अलग अलग होता है। तो कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ होते हैं बहुत ठंड में सर्वाइव कर लेते हैं। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी एक सर्वाइवल कंडीशन है, एक हॉस्पिटेबल कंडीशन है, ठीक है, यानी वो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक ईज़िली सर्वाइव कर सकता है, बहुत बेस्ट माना जाता है। और 10 से जो भी लोअर यानी 0 से बढ़ जाओ, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से कितना भी आगे जाओ वो इजीली सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए हॉस्पिटेबल कंडीशन रहती है। तो या तो इतनी हीट दे दो, जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो बेटा हीट होती है ना, जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है गर्मी का, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए सबसे हॉस्पिटेबल कंडीशन है, सबसे हॉस्पिटेबल टेम्परेचर है। इसमें बहुत ईजिली और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, जिस वजह से वो फूड को बहुत जल्दी स्पॉइल कर देते हैं। तभी तो गर्मियों में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो और हम लोग को अगर उनको प्रोटेक्ट करना हो तो हम लोग उसको फूड को क्या करते हैं, या तो बार बार गर्मा देते हैं, गर्म कर देते हैं जिससे कि वो स्पॉइल्ड होने से बचा रहे, या फिर हम क्या करते हैं बेटा उसको फ्रीज़ में रख देते हैं, है ना, जिससे कि टेम्परेचर कम हो और वो लॉन्ग टाइम के लिए स्पॉइल्ड होने से बचा रहे, प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे, है ना। तो इसलिए इसमें हीट एंड कोल्ड की बात की गई है, यानी अगर हम लोग फूड को प्रिजर्व रखते हैं तो हम लोग हीट और कोल्ड के थ्रू
रख सकते हैं, ठीक है। या तो हीट कर दो, किसी चीज़ को गर्म कर दो तो उसमें बैक्टीरिया जो है आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या कोल्ड कर देंगे तो जैसे कि सब्जी वगैरह है, अगर बाहर रखोगे नॉर्मल तो वो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, बट फ्रीज़ में रखते हैं तो लगभग 1 वीक 10 डेज़ ईज़िली वो चल जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बेटा आगे बात करते हैं। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 टोटल मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं आपको फूड प्रिजर्वेशन के। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट था केमिकल मेथड जिसमें हम लोगों ने सोडियम बेंजोएट की बात करी थी, और सेकंड था कॉमन सॉल्ट, थर्ड है आपका शुगर, फोर्थ है आपका ऑयल एंड विनेगर, और फिफ्थ है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सुन जाए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पॉस्चराइजेशन की। पॉस्चराइजेशन नाम बड़ा टफ सा है, बट इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में मिल्क आता है, मार्केट से पापा लेके आते हैं मिल्क, ठीक है। तो जो भी मिल्क आता है बात, सबसे पहले क्या आप उसको ऐसे ड्रिंक कर लेते हो कि सबसे पहले उसको आप गर्म करते हो? तो सबसे पहले मिल्क गर्म किया जाता है ना। उसको गर्म करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, कोल्ड करने के बाद फिर ड्रिंक करते हैं, यही तो मेथड है। तो बस इसी को ही हम लोग बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन ये एक प्रोसेस का नाम है, पॉस्चराइजेशन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ पॉस्चराइज, तो ये जो अभी मैंने प्रोसेस बताया है कि पहले किसी मिल्क को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर ठंडा किया, इसी को बोलते हैं पॉस्चराइज। और ये जो प्रोसेस हमने करी इसको हमने बोला पॉस्चराइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉस्चराइज, तो सिंपल वे में डेफिनेशन बता देंगे, टू हीट फूड फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मोल्ड्स एंड ईस्ट, ठीक, दिस इज़ कॉल्ड पॉस्चराइज। तो जो भी फूड आप हीट करते हो किस पर्पस से, किलिंग ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसमें आपके जो भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटो जो आएंगे, इसी को हम लोग पॉस्चराइज बोलते हैं, और दिस मेथड इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन, दैट्स इट। तो इसकी जो पॉस्चराइजेशन है ये मिल्क के लिए है। और मिल्क में बेटा देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे बेटा जर्म्स होते हैं। अब जैसे ही हम लोग मिल्क को बॉयल करते हैं, उस जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। जब जर्म्स किल हो जाते हैं तो वो जो हमारा मिल्क होता है वो एकदम जर्म्स फ्री हो जाता है, जिससे कि अगर हम लोग उसे ड्रिंक करेंगे तो वो जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करके हमें बीमार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोग मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं, ठीक है। और लगभग टेम्परेचर बेटा याद रखिएगा, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड, है ना। बॉयल करने की प्रोसेस आपको पता है, 70 और 70 से अबव भी आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करके आप उसे बॉयल कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और फिर उसे चिल्ड कर देना और स्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉस्चराइज हो जाएगा मिल्क, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग भी करते हैं अपने घरों में। तो और सबसे बड़ी बात, इस मेथड को, इस प्रोसेस को जो डिस्कवर किया था वो किया था लुईस पाश्चर ने, और इन्हीं के नाम से इस मेथड को पॉस्चराइजेशन रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लुईस पाश्चर, दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस, LOUIS, लुईस पाश्चर, ठीक है। इसका पॉस्चराइजेशन। और लास्ट का जो है वो है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। जाहिर सी बात है, अब स्टोरेज एंड पैकेजिंग की बात किया तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल हमें मिल रहे हैं जो पैकेट्स में हैं, पैकेजिंग है और स्टोरेज किए गए हैं। जैसे कि आपने अंकल चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना, बहुत सारे बिस्किट्स खाते हैं आप, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आखिर आपने देखा होगा, अरे इसमें तो इतनी सारी हवा भर के दे दी, अंदर तो कुछ दिया ही नहीं। तो कंपनी जो है बेटा, ठीक है, वो जानबूझ के हवा नहीं भर रही है, उसको कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, वो तो वैसे भी वेट के हिसाब से ही आता है। तो उसका भी एक रीज़न है, आप समझ लो बेटा। हवा भरने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा उसके अंदर हवा रहेगी ना, वो उतना ही प्रिजर्व रहेगा, उतना फ्रेश रहेगा। ये तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप उसकी हवा निकाल दो तो आप देखोगे वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उन पैकेट्स के अंदर जो हवा होती है, याद रख लीजिएगा, आपके इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन गैस होती है बेटा, याद रखिएगा, ये फूड के प्रिजर्वेशन में सबसे हेल्पफुल गैस होती है। यानी नाइट्रोजन के प्रेजेंस में कोई भी फूड ख़राब नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है,
अगर फूड को आप बाहर रख तक देते हो वो अपने आप ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो वो फूड ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ नाइट्रोजन के कांटेक्ट में रखेंगे तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में वो फूड ख़राब नहीं होता है, फूड प्रिजर्व रहता है, स्पॉइल नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है बेटा वो नॉन रिएक्टिव गैस होती है, वो लगभग सारी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए जो भी आपका फूड मटेरियल होता है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है और आपकी फूड जो है वो स्पॉइल्ड नहीं होता है, प्रिजर्व रहता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। जो भी आपके पैकेट्स होते हैं अंकल चिप्स वगैरह के, उनमें नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। वो जानबूझ के भरी जाती है ताकि वो जो आपके जो भी फूड मटेरियल बना हुआ है वो ऑयल का है या जिसका भी है वो प्रोटेक्ट रहे, ख़राब ना हो, ठीक। अब बात हम लोग करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि बेटा आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हो और आपने क्लास 6 से पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को भी अगर हम किसी एक अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर लें वो कहलाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक स्टोरी सी सुनाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और ये किस लिए होता है, इसका यूजेस क्या है। तो याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस प्रेजेंस है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंस है और सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारे प्लांट हैं, जैसे बेटा हम लोगों को ग्रोथ चाहिए, हम लोग की भी ग्रोथ होती है तो हम लोग को बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सप्लीमेंट चाहिए होता है। उसी तरह से आपकी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो भी किसी की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, वो भी किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और वो है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है और ये नाइट्रोजन गैस उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है। बट जो नाइट्रोजन गैस होती है बेटा, वो नाइट्रोजन गैस प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स को वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है और वो होते हैं बैक्टीरिया। अब इससे पहले ही हम लोगों ने शायद जो अच्छे बैक्टीरिया की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फ्रेंड्स की बात करी थी ना, तो उसमें ये बैक्टीरिया आया था, ठीक है, जो क्या करता था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता था और ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते थे और अपनी ग्रोथ करते थे। तो सोचो कि अगर ये बैक्टीरिया ना होते तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता, तो ये प्लांट हेल्दी कैसे रहते, इनकी तो ग्रोथ ही ना होती, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को फिक्स कर देना किसमें, नाइट्रेट्स में, और उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेना, प्लांट्स, और अपनी ग्रोथ। तो ये है बेटा, और इसको कौन करते हैं, बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम बता दे रहा हूँ, यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। उनमें राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नॉन स्टॉक, एनाबिना, बहुत सारे हैं, एक दो नाम आप कोई भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल बेटा दी गई है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल दी गई है, देखो बेटा, एक चीज़ मैं और अच्छी से बताता हूँ। इसमें जो फिगर दिया गया है 2.9, इसमें रूट दी गई है। तो रूट का क्यों दिया गया है, इसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देखो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में होते हैं। अब सपोज़ करो पहला मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम लिया, राइजोबियम आपका सॉइल में प्रेजेंस है। अच्छा, सॉइल में क्या होती हैं, प्लांट्स की रूट होती हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके वो सॉइल में मिक्स कर देगा बैक्टीरिया, फिर सॉइल में कौन है, रूट हैं, रूट में रूट हेयर्स हैं। यही रूट हेयर से वो नाइट्रेट्स प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये समझ में आया फिगर, ठीक है। तो इसी रूट हेयर के थ्रू जो भी नाइट्रेट्स की फॉर्म है जो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करके इसमें मिक्स करी है, वो इसे ईजिली रीअब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल, तो किस बेटा, तो अब सोचो कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन कैसे है, जब इतने ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्लांट यूज़ भी कर रहे हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनी हुई है।
तो जब प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म भी तो होनी चाहिए, तो आखिर क्यों वो बराबर हमारे इस एटमॉस्फेयर में इतने % पे बनी हुई है। तो याद रखिएगा उसकी भी एक साइकिल है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस तरह से पहुंच रही है, किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं फिर से ऊपर पहुंच रही है। ठीक है, तो जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी कि पानी आता है, ठीक है, बारिश हुई, नीचे पानी गया, फिर एवोपरेट हुआ, फिर ऊपर पहुंचा, फिर क्लाउड्स बने, फिर बारिश हुई, तो ये एक साइकिल हुई। पानी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। इसी तरह से एक नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, यानी एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन पहुंच रही है, उससे नीचे भी आ रही है और फिर वहीं ऊपर पहुंच रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल, हालांकि आपकी जो फिगर बना है उसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा बेटा, उसमें मैं खुद अपनी एक जो है नाइट्रोजन साइकिल बना के आपको उसी से क्लियर कर दूंगा, तो आप भी वही पढ़ेंगे, उससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें वैसे भी पूरी बात क्लियर नहीं की गई है। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो भी और मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो होगी, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल की बात होगी। ठीक है, तो ये बेटा आज का चैप्टर लगभग यहीं से द एंड होता है। तो आप लोगों का वर्क सिर्फ इतना है, ठीक है, कि जितना भी आज हमने पढ़ा है एक बार बेटा इसको अच्छे से मेरी बात को फिर से सुनिएगा, समझिएगा, और कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, पूछना हो, तो बेहिचक आप मुझसे, ठीक है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बस आज के लिए सब आपका इतना ही है कि आपको बस आज जितनी रीडिंग मैंने कराई है इसी को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना और समझना है। ठीक है, बाकी जो राइटिंग वर्क वाला काम है वो हम आपको नेक्स्ट डे देंगे। ओके, थैंक यू।